हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन तिवारी आपकी अपनी टीचर जो कि आपको कई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो आज जो है कि क्लास 10th का ही सेकेंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर सकेंगे। और चूंकि मैंने सारे रिएक्शन बता दिया था, कुछ रिएक्शन बाकी थे जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन क्या थे, कैसे होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए और पेन और कॉपी अपने हाथ में लेके बैठिए, ताकि आप नोट साथ साथ बनाते चलें। और जो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो आप नोट करते रहिए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को पूछ सकेंगे। और अगर आप जल्दी जल्दी जो है कि एक कोरम पूर्ति करेंगे तो सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपके लिए हो रही हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। और अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। उस दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ा था? एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे उपचय और अपचय। क्या पढ़ेंगे? उपचय और एक होता है अपचय। और अपचय, उपचयन बोलेंगे, उपचयन और अपचयन बोलेंगे। ठीक है, ये होता क्या है समझ लीजिए। उपचयन और अपचयन हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ही बात करते हैं। इसमें क्या क्रियाएं हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं अधिकांश बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि इसी रिएक्शन में गड़बड़ाते हैं, नहीं तो बाकी तो उनको बहुत इजी लगता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एक मुख्य जो है कि आप अभिक्रिया बोल सकते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आगे चल के चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको नहीं समझ रहेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो देखिए क्या होता है। देखिए, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। अब ये होता क्या है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक रिएक्शन कहते हैं हम लोग रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। अब देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो रेड मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब मैंने बताया ही आपको। क्या बताया है इसका मतलब? कि अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। और अगर हम इसमें प्लस कर दे तो ऑक्स मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? उपचयन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन का मतलब हमने समझा दिया। अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है रिडक्शन यानी कि अपचयन को समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि आपको कभी जिंदगी भर नहीं आप इस चीज को भूलेंगे। देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया में क्या रिडक्शन मतलब क्या? हाइड्रोजन जुड़े। क्या जुड़े? हाइड्रोजन। जुड़ता हो या बढ़ता हो, या इसके अलावा क्या? ऑब्लिक देखिए, क्या? पॉजिटिव चार्ज कोई तत्व, पॉजिटिव तत्व बढ़ता है। किसमें? अभिक्रिया में बढ़ता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अब इसको कैसे हम रिएक्शन के जरिए समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उपचयन क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी कि O2 आप लिख सकते हैं या ऑक्सीजन O भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या निगेटिव चार्ज तत्व मतलब क्या है? जिस पर ऐसे तत्व जिन पर निगेटिव आयन हो, मतलब माइनस आयन हो, ऐसे तत्व की वृद्धि हो
तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन। क्या कहलाएगी? उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक डेफिनेशन हो गया जिसको आप पढ़ लीजिए फिर से। किसी भी अभिक्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन बढ़ता हो या निगेटिव चार्ज एलिमेंट। अब कैसे? यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ये हो गया आपका जो है कि रेड मतलब हो गया रिडक्शन यानी कि अपचयन, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। एकदम सिंपली समझिए क्या होता है। अगर ऑक्सीजन बढ़ता है, बढ़ना यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए वृद्धि। अगर किसी रिएक्शन में O2 बढ़ता है तो इसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन बढ़ेंगे। या निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज में कौन कौन आ जाएगा? निगेटिव चार्ज मतलब देखिए कैसे निकालते हैं निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, उसको भी जरा देख लीजिए। जैसे कि हम लोग को अगर आपको याद होगा तो कुछ तत्व जैसे कि Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इस पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो रूल को अपना सकते हैं। एक आपका बोहर मॉडल काम करेगा इस पे, जिसको हम लोग बोलते थे 2, 8, 18, 32। ये मॉडल काम करेगा। अगर बोरबरी का जो मॉडल आप लोग पढ़ते थे वो काम करेगा 2, 8, 18, 32। और अगर ये नहीं करना है तो आपको अब्बाउ का नियम याद होना चाहिए। अब्बाउ का नियम क्या था? जो कि आप क्या SPDF पढ़ते थे। तो SPDF के लिए मैं 9th में बहुत ही अच्छा सेशन लेने वाली हूँ। तो अगर 9th के सेशन भी आप क्या किया कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाके अगर आपको इंटरेस्ट है डीपली पढ़ने का तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखा कीजिए। सब कुछ डीपली होता है और सारे के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो आप कोशिश किया कीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप सारे वीडियोस देखा कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे Mg का। अगर हम लोग देखें तो यहाँ Mg का क्या हो गया? 12 है। अब देखिए K, L, M और N, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, यहाँ 8 भर सकते हैं, यहाँ 18 भर सकते हैं और यहाँ पे 32 मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या है। तो 2 पूरा भर गया यानी कंप्लीट, फिर 8 पूरा भर गया मतलब कंप्लीट, 2, 8, 10 हो गया। बचा कितना? 2 बचा, लेकिन ये 18 तो नहीं है, ये 18 तो नहीं है, ना ही 8 है। तो ये जो हो गया, अगर हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कभी भी 4 के नीचे होता है मतलब 1, 2, 3, हमेशा ये ट्रिक याद रखिए। अगर लास्ट कक्षक में यानी अंतिम कक्षक में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये बदल जाते हैं +1, +2 और +3 में, ये चार्ज हो जाता है। 4 को हम लोग कोई याद नहीं देते क्योंकि भाई 8 कंप्लीट माना जाता है, तो 4 है तो 4 किसी से ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो इसके लिए इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 चार्ज। अब जैसे कि ये तो आपने Mg का देखा, एक हम लोग देख लेते हैं क्लोराइड का। तो क्लोराइड अगर हम लोग क्लोरीन देखें तो क्लोरीन का 17 होता है। तो जब हम बांटेंगे K-Lmn में तो क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7 है, इसको 8 करना है। लास्ट कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो कंप्लीट माना जाता है। तो 7 है तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो उसका 8 हो जाएगा ना, तो लेता है जो उसका नाम हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? निगेटिव का, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव का। देने वाले को दाता कहते हैं, क्या कहते हैं? दाता कहेंगे, और लेने वाले को ग्राही कहेंगे। तो ये होगी थोड़ी सी बात इसके बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो है कि रिएक्शन देख लेते हैं, तो एक एक करके दोनों की रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो बताया उसको एक बार फिर से देख लीजिए। ऑक्सीडेशन की कंडीशन में यानी कि उपचयन में क्या होता है कि O2 की वृद्धि होती है और इसके साथ साथ निगेटिव चार्ज एलिमेंट, यानी कि मैंने बताया है कि माइनस कब आएगा? किसी भी जो आयन बनते हैं, जो ऋण आयन बनते हैं, धन आयन बनते हैं, तो कैसे बनते हैं वो मैंने बताया है कि आप 2 रूल अपना सकते हैं। एक तो बोरबरी का रूल अपना लीजिए, या अगर वो नहीं आपको मन कर रहा है तो आप अब्बाउ का रूल अपनाइए। अब्बाउ का रूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीजें करके आप जो है कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हैं। उसका अलग से सेशन होगा, जरूर ज्वाइन करिएगा जिसको नहीं आता है ये निकाल दे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी किसमें? अभिक्रिया में, या फिर पॉजिटिव चार्ज
एलिमेंट की वृद्धि होगी। तो ये दोनों छोटा सा डिफरेंस है जिसको अगर पता रहेगा आपको तो आपको रिएक्शन वगैरह डिटरमाइन यानी कि आपको समझने में इजी होगा कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अभिक्रिया करके कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन। अब देखिए रेडॉक्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कैसा एग्जांपल होता है। तो जब कोई रिएक्शन दे दिया CuO, ठीक है, कोई रिएक्शन दे रहा है CuO प्लस H2, ठीक, कोई रिएक्शन क्या आपके एनसीईआरटी का रिएक्शन है, अक्सर ये पूछ देता है उठा के पेपर में कि इसमें आप बताइए, 2 नंबर में पूछ देता है, 1 नंबर में पूछ देता है कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो ये आपको तब पता होगा ना जब आप निकालना जानेंगे। तो अभी मैंने जो रूल बताया उसको ध्यान से देखते हुए इसको आप कॉपी पे लिखिए ताकि मेरे संग संग आप भी निकालिए कि ये कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे मतलब ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो जब CuO प्लस H2 करते हैं, Cu प्लस H2O, यहाँ पे अगर आप चाहे तो तापन रख सकते हैं, ताप रख सकते हैं। अगर आप मेरे रूल को फॉलो किए हैं तो आप बता लेंगे कि कहाँ पे अपचयन हो रहा है और कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर H2 देखेंगे, H2 तो H2 वैसे का वैसे है, लेकिन यहाँ बढ़ क्या रहा है, H2 है, लेकिन H2 के अलावा आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज भी होता है, तो दोनों ही तो रूल फॉलो कर लिया, ऑक्सीजन दिख रहा है और ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है। तो आप देखते ही आंसर क्या टिक करेंगे कि उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, समझे आप। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इसी को हम दूसरा रिएक्शन देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले क्या था, CuO था, क्या था भाई, Cu प्लस O, यानी कि ऑक्सीजन था। लेकिन हम जैसे ही Cu के पास जा रहे हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऑक्सीजन जुड़े या कोई माइनस यानी कि ऋणात्मक आयन जुड़े तो ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर उससे निकल रहा है तो ये तो उल्टा हो गया ना, तो इसको आप क्या कह देंगे, अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन। तो देखिए कितना आसानी से आपने निकाल दिया कि अपचयन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है। तो ऐसे ही आपको रिएक्शन एग्जाम में दिए जाते हैं, बहुत टफ नहीं दिए जाते हैं, आपको ऐसे ही रिएक्शन दिए जाते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में। तो आप ऐसे ही पता कर लीजिएगा कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन, और आसानी से आप सही करके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे Fe2O3 प्लस 2Al, अब एरो करके क्या लिख देंगे, Al2O3 प्लस Fe प्लस 2Fe लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में अगर आपको बताना हो कि कहाँ पे अपचयन हो रहा है और कहाँ पे उपचयन, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, आप खुद ही बता लेंगे, बहुत ही आसान होता है बताना। यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, अब इसको कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है क्योंकि Fe तो वही है ना, और इसको कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। तो देखिए अगर यहाँ Fe के साथ क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ Fe के साथ ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है भाई। तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप आराम से लिखिए कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है, वहां से निकल रहा है। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोल देंगे, अपचयन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो Al तो दिख रहा है आपको, Al2 हो गया, 2Al लिखिए चाहे Al2 लिखिए, यहाँ पे Al तो दिख रहा है, साथ में आपको एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या, उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये हो गया आपका उपचयन और ऑक्सीकरण का कुछ एग्जाम्पल। और अगर आपको और भी एग्जाम्पल आते हैं तो सॉल्व करिए, नहीं आते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पाते हैं तो आप हमारे संग आइए टेलीग्राम पे हम
ऑलवेज ऑनलाइन रहते हैं, तो आप जैसे भी क्वेश्चन होते हैं आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्विज भी खेल सकते हैं ताकि आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर बन जाए, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब जो है कि एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि जो भी पेपर बनते हैं आपके एनसीईआरटी बेसिस पे बनते हैं और हम एनसीईआरटी को खत्म करते हैं। एनसीईआरटी तैयार मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस में, अगर साइंस का पूरा एनसीईआरटी तैयार है तो आपके 100 मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग एनसीईआरटी बेसिस पे चलते हैं, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक खत्म किए जाते हैं यहाँ पे, तो आप हमारे संग उम्मीद है बने रहेंगे। अगर आपको रेडॉक्स की परिभाषा देनी हो, जैसे कोई पूछ दे कि आपसे रेडॉक्स क्या है, तो रेडॉक्स को कैसे बताएंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रिया होती है उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का जुड़ना व निकलना ही रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये आप अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं। अब देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है? देखिए, संक्षारण की अगर हम परिभाषा दें तो संक्षारण क्या है, आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। दैनिक जीवन मतलब जो आपकी रेगुलर लाइफ है, आप अवश्य देखते होंगे कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं पे कुछ परतें चढ़ी होती हैं। परतें इन द सेंस जैसे कि आप बोलते हैं कि जंग लगना, तो जंग लगना क्या है? एक संक्षारण की विधि है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन से जो धातु होते हैं वो अभिक्रिया करके एक जो होती है परत चढ़ाने लगते हैं धातु के ऊपर, तो वही जो धातु पे परत चढ़ना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। संक्षारित होती है। इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझे आप? अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, क्या है? जैसे में। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण जब कोई धातु होता है अपने आसपास में अम्ल से क्रिया कर लिया या किसी भी नमी वाली जगह पे रख दिया गया, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ने लगती है, एक परत जमने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो आप भी कुछ एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में ताकि मैं ये देखना चाहती हूँ आप एक्टिव हैं कि नहीं। वीडियो देखना ही बड़ी बात नहीं है, वीडियो को समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप चीजों को समझिए ताकि पेपर में आपको आसानी लगे। अब आपके बुक की एक लास्ट टॉपिक रह गई है जिसको बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो देखिए, लंबे समय तक किसी खाद्य सामग्री को रखने पर उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से क्या कहते हैं, विकृत गंधी चीजें ना हो, मतलब क्या भले है लंबे समय तक अगर किसी खाद्य सामग्री को रखने पर वह उपचयित होकर क्या करेगा, विकृत गंधित हो जाएगा, मतलब वो खराब होने लगेगा। तो ये खराब विकृत गंधी ना हो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, तैलीय पदार्थ इसमें मिलाते हैं, ताकि जो उपचयन की क्रिया है वो क्या हो जाए, धीमा हो, क्या हो जाए, धीमा हो और विकृत गंधिता से बच सके चीजें। तो ये हो गई आपके चैप्टर की समाप्ति। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए कुछ जो है कि रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी में क्या होता है, जब एनर्जी, जब ऊर्जा या उष्मा अभिक्रिया द्वारा ग्रहण की जाती है तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, और जब उसे बाहर निकाला जाएगा रिएक्शन से, अभिक्रिया से बाहर ऊर्जा निकलेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो है कि आप प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो जो है वो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपका कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, एक एक टॉपिक को बताया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व करिए। मैं फिर कह रही हूँ ये सब आपके लिए हो रहा है। हाँ देखिए, तो एक क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, पहले देख लेते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, CH4 गैसियस स्टेट प्लस 2O2, ये भी गैस है, अब एरो CO2 2H2O और प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब ये देखिए ये भी गैस है, ये भी वाटर है। तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, उष्मा क्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें कि ऊर्जा बाहर निकले। मतलब ये देखिए यहाँ पे दो चीजें मिलाई जा रही हैं पर ऊर्जा आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो इस अभिक्रिया को, पूरी अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी, क्योंकि इस अभिक्रिया के करने के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ऐसे अभिक्रिया को हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यही अगर जैसे कि A प्लस B प्लस ऊर्जा इक्वल टू A प्लस B हो जाता, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पे कोई भी तत्व रख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होता, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर उष्मा ली जा रही है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी होती है। रासायनिक समीकरण संतुलन क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण संतुलन क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जान जाए कि रासायनिक समीकरण संतुलन क्या है। जब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, मतलब दोनों तरफ की, ये जैसे हम एक लाइन खींच दिए तो इधर और इधर दोनों तरफ का रिएक्शन बराबर होता है, तो इसी को बोलते हैं संतुलन। क्या बोलते हैं, संतुलन। मतलब आप एक लाइन में और बोल सकते हैं कि जब अभिकर्मक और उत्पाद दोनों बराबर हो तो उनको हम बोल देते हैं संतुलन। और जब ऐसे आप बोलेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, आप इसमें क्या बोलेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए जरूरी है ताकि अणु दोनों के बराबर नहीं होंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अभिक्रियाशील रहेगा और वो कभी भी अभिक्रिया कर सकता है, तो उसको संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन हो गया कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों लगाते हैं, तो अभी मैंने बताया संक्षारण, तो आपका आंसर हो जाएगा लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए लगाते हैं ताकि वो वस्तुएं संक्षारण से बचें। फिर एक और क्वेश्चन है कि चिप्स को पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो विकृत गंधिता से बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस, और अचार में तेल डालते हैं आप। ठीक है, और भी क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं, ऐसे सिंपल भी पूछ सकता है, संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने कॉपी में लिखेंगे, आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो आज ये चैप्टर यही खत्म होता है और इसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूंगी केमिस्ट्री का, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा, अम्ल एक पार्ट में, क्षार एक पार्ट में और लवण एक पार्ट में, ताकि आप उससे रिलेटेड रिएक्शन कर सकें, क्योंकि चैप्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका रिएक्शन अगर आएगा तो आप एग्जाम टाइम में उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए बाकी वीडियोस के लिए भी, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे अब तक, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिए ताकि औरों तक ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि सिर्फ खुद पढ़ना नहीं, सबको पढ़ाना भी है।
क्योंकि साथ पढ़ेंगे और साथ ही आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।